हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक निबंध लेखन को करने जा रहे हैं। जी हाँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। निबंध लेखन से आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल रहता ही रहता है और हम आज इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निबंध को करने जा रहे हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हम लगभग 4 से 5 निबंध को करवाएंगे जो बार बार, जी हाँ, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वैसे निबंध को करवाएंगे और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में, जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अगर इसको आप अच्छे से ध्यान से अगर देख लेते हैं ना, तो आप निबंध को बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण निबंध लेखन जो है झारखंड। देखिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा 2009 में, 12 में, 15 में, 17 में, 23 में और 19 में पूछा गया है। इतने सालों में लगातार पूछा गया है, तो प्रबल संभावना है कि आपके होने वाले परीक्षा में यह झारखंड से निबंध पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। झारखंड का निबंध आने पे आप लोग क्या लिखोगे कि झारखंड भारत का एक पूर्वी राज्य है। क्या है? झारखंड जो है भारत का एक पूर्वी राज्य है जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना था, इसीलिए 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है झारखंड का। ठीक है, यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। ये जो राज्य है झारखंड, ये प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ पे प्राकृतिक बहुत ही सुंदर है, खनिज संपदा है, कोयला का भंडारण है, सांस्कृतिक विविधता, यहाँ पे हर 10 कदम पर आप लोग को अलग अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे, है ना। तो ये झारखंड का आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद भूगोल लिखिएगा, है ना। क्या लिखेंगे? झारखंड के भूगोल, यहाँ की अवस्थिति क्या है, भूगोल क्या है, कितने क्षेत्र में है। झारखंड छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। कहां पर है? छोटा नागपुर पठार पर स्थित है और यहां कई नदियों और झरने हैं, है ना। बहुत सारे आप देखे होंगे नदी और झरना, है ना। राज्य के लगभग 29% हिस्सा जो है वनों से भरा है। जी हाँ, लगभग 29% जो है जंगलों से भरा हुआ है। यहां कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम जैसे अबरख जैसे खनिजों का क्या है? भंडार है। ये आप लोग लिख देंगे। उसके बाद लिखना निवासी में, है ना। यहाँ के निवासी कैसे? झारखंड में विभिन्न जनजातियों और समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी अपनी अपनी संस्कृति परंपराएं हैं। जी हाँ, झारखंड में जो है ना बहुत सारे जनजातियां के लोग रहते हैं और सभी की संस्कृति, सभी की कल्चर क्या है? अलग अलग है। यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। जो झारखंड के लोकगीत है और लोक नृत्य बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अब सीमा लिख देंगे, है ना। इसकी सीमा कितनी है? तो इसके उत्तर में बिहार, अगर बात करें झारखंड के उत्तर यानी ऊपर साइड में बिहार है झारखंड का, है ना। और पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूरब यानी इधर क्या है? पश्चिम बंगाल है ना। और पश्चिम इधर बात करें तो छत्तीसगढ़ है और नीचे जो है दक्षिण में जो है उड़ीसा है ना। निवासी यहाँ का झारखंड में 30 के करीब जनजातियां रहती है ना, जिसमें संथाल, मुंडा और उरांव के 3 अत्यंत प्रमुख है। उसके बाद परिवहन में लिखिएगा आप लोग कि झारखंड में सड़क, रेल, वायु मार्ग का अच्छा नेटवर्क है ना। झारखंड में परिवहन के लिए, साधन के लिए जो सुविधा है, यहाँ पे परिवहन साधन कुछ भी लिखा रहे तो आप लोग लिख दीजिए यही वाला कि झारखंड में जो सड़क और रेल, वायु मार्ग जो है बहुत अच्छा नेटवर्क है। समस्याएं अगर पूछा जाए तो झारखंड में कई समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार। उसके बाद लिख दीजिएगा आप लास्ट में उपसंहार, है ना। झारखंड एक विकासशील राज्य है, यानी कि वो विकासशील है, धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेट है, ये धीरे धीरे डेवलप कर रहा है ना। जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा, सांस्कृतिक विविधता का भंडार है। ये इस तरीके से अगर आपको झारखंड समझ में आ गया होगा तो आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे परिवहन की जगह में साधन लिखा रहे तो वही चीज को लिख देंगे। निवासी, भूगोल, ये सारी चीजें पूछा जाएगा। बिरसा मुंडा, जी हाँ, बिरसा मुंडा जो है आपका अगला महत्वपूर्ण निबंध लेखन है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में अगर बात करें तो 2009 में, है ना, 2009 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया, फिर 20 में पूछा गया, फिर 22 में पूछा गया है। ठीक है, और फिर ये मॉडल सेट में भी पूछा गया है। तो काफी प्रबल संभावना है कि ये भी आप लोग का बन सकता है एग्जाम के लिए, है ना। ध्यान से सुनिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का, ताकि आप लोग अगर सही तरीके से समझ लो तो आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हो। क्या है? बिरसा मुंडा जिसे भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। क्या लिखोगे? कि बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान
भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, एक आदिवासी नेता थे। ये क्या थे? एक आदिवासी नेता जिसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रारंभिक जीवन। क्या लिखेंगे? प्रारंभिक जीवन लिखेंगे। किसका प्रारंभिक जीवन क्या रहा था, है ना। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था। कहां हुआ था? तो 15 नवंबर को 1875 में झारखंड में हुआ था। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, है ना। आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनके लिए वो लड़ाई लड़े थे। आदिवासी आंदोलन, जी हाँ, बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को और उनकी जमीन और जंगलों पर अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने ब्रिटिश शासन और जमींदार के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, है ना। उनके आंदोलन उलगुलान कहा जाता है। उनके आंदोलन को क्या कहा जाता है? उलगुलान कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं उपलब्धियां। ये बिरसा मुंडा जो है क्या क्या उपलब्धियां थी इनके, है ना। तो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने आदिवासी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया था, है ना। आदिवासियों को क्या किया? ब्रिटिश जो थे अंग्रेज के खिलाफ जो है उन लोग सभी आदिवासियों को एकजुट किए थे। उपलब्धियां। मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा के मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हुई थी। 15 नवंबर 1875 को इसके जन्म हुआ था और 1900 में इसका क्या हुआ था? जेल हुआ था। बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता थे। उन्होंने आदिवासियों के लिए, अधिकारों के लिए जो काम किया हुआ हमेशा याद किया जाएगा, है ना। कहां पर हुआ था? रांची जेल में 9 जून को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से आप बिरसा मुंडा को भी लिख लेंगे। हमें ना सरल शब्दों में लिखा है और बहुत ही कम लिखा है। अगर आप देखो, ये हमारा लिखा हुआ है टाइपिंग करके, है ना। अगर आप इसको कॉपी में लिखोगे तो लगभग एक पेज पूरा भर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बोले जी सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है समय का सदुपयोग। क्या है अगला? समय का सदुपयोग। और ये भी जो है आपका बहुत बार पूछा गया है, समय का सदुपयोग, है ना। 11 में पूछा गया था, फिर 12 में, देखिए 17 में पूछा गया, फिर 23 में पूछा गया, फिर 24 में पूछा गया। लगातार देखिए 11, 12, फिर 17 में पूछा गया, फिर 23 में पूछा गया और 24 में पूछा गया, है ना। मैंने लिख रखा था कि कब कब पूछा गया है। तो देखिए समय का सदुपयोग कितना आसान है ना। आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बस एक बार समझने का देर है ना। समय सबसे मूल्यवान चीजों में से एक है। जी हाँ, समय जो है कभी वापस नहीं लौटती। ये सबसे मूल्यवान चीज है जो हमारे पास है ना। यह एक बहती हुई नदी की तरह है। क्या है ये? एक बहती हुई नदी की तरह, यानी कि यह जब बह जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। यही कहने का मतलब है, जो लगातार आगे बढ़ती रहती है, कभी पीछे नहीं लौटती। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है और इसका सदुपयोग करता है, वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को क्या करता है? छूता है। तो समय का महत्व को जो समझ लिया ना, और जो उस समय का सदुपयोग कर लिया ना, वो सफलता होने में उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो आप भी अगर समय को, इस समय को अगर सदुपयोग करते हो, जैसे अब एग्जाम है, एग्जाम में सभी समय को आप सदुपयोग करते हो, है ना, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आगे देखते हैं समय का। अभी जैसे आप लोग पछता रहे हो ना कि काश शुरू से पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता, है ना। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप परेशान हो, आज आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप आज परेशान हो कि भाई कैसे हम पढ़े, कैसे अच्छा नंबर लाए, है ना। लोग को लास्ट में ही समझ में आता है वैल्यू। जब टाइम रहता है ना तो टाइम का वैल्यू नहीं समझ में आता है। कोई बात नहीं। चलिए, समय का सदुपयोग करने की कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे लक्ष्य निर्धारित। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमें अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। जी हाँ, आप क्या बनना चाहते हो? अब टेंथ पास करोगे, है ना, तो आप 10th पास के बाद आप क्या बनना चाहते हो? पुलिस बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो। ऐसा नहीं कि भेड़ बकरियां के जैसा सभी जो है, जो भी कंपटीशन है सब में दौड़ जाओ, ऐसा नहीं करना है। किसी एक लक्ष्य को आपको रखना है। जब हमें पता होगा कि हमें क्या हासिल करना है तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। आगे देखो, समय प्रबंधन। समय का आपको मैनेजमेंट करना है। समय प्रबंधन एक कला है। जी हाँ, ये सबका बात नहीं है। समय प्रबंधन जो है एक कला है। अगर जो व्यक्ति समय का प्रबंधन कर लिया तो समझ लो कि उसके पास समय का प्रबंधन करने का कला है उसके पास, है ना। हमें अपने समय के कार्यों के अनुसार विभाजित करना चाहिए। हमें अपने कामों को क्या करना चाहिए? समय के अनुसार उसको बांट देना चाहिए कि इतना टाइम में हम मैथ पढ़ेंगे, इतना टाइम में हम खेलेंगे, इतना टाइम में हम साइंस पढ़ेंगे। इस तरीके से बांट देता है ना। और समय पर कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अनुशासन। समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर समय का सदुपयोग करना है तो आपको अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना होगा। हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। समय पर कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, है ना। व्यर्थ कार्यों से
बचे। व्यर्थ कार्यों से क्या करना है? बचना है, मतलब बेकार के कार्यों से बचना है। हमें व्यर्थ के कार्यों से बचना चाहिए, जैसा कि गप्पे मारना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताना आदि। इन कार्यों में समय बर्बाद ना करने की बजाय लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। व्यर्थ कार्यों से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? समय का सदुपयोग करोगे, है ना। अगर यहाँ लास्ट में निष्कर्ष लिखने बोलेगा तो आप लिख देना कि अतः हमें अपने कामों को सही रूप से करना चाहिए, समय का प्रबंधन टाइम पे करना चाहिए और हमें लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। बस वो अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। अगला है आपका परोपकार। देखिए ये भी परोपकार भी जो है आपका लगभग 2-4 साल में पूछा गया है ना। 23 में पूछा गया, 17 में पूछा, 11 में पूछा गया और हर एक साल में छोड़ करके ये पूछ देता है ना। और पूछ देता है तो 23 के बाद आपका 25 में हो सकता है ये पूछ दे, है ना। तो आप एक बार समझ लो कि परोपकार क्या है। नहीं तो लग रहा है ना कि कुछ क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बार हम बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना। बस इतना ध्यान रखना कि परोपकार का अर्थ क्या होता है? दूसरों की भलाई करना। यह मनुष्य का देवत्व के करीब ले जाता है। परोपकार की भावना मनुष्य की को निस्वार्थ बनाती है ना। मतलब कि निस्वार्थ मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि स्वार्थी लोग वो होते हैं जो अपने से मतलब रखते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो परोपकार की जो भावना होता है, दूसरों की भलाई करने का अगर भावना आप में जग गया तो समझ लीजिए कि आप निस्वार्थ हो गए। मतलब आप स्वार्थी नहीं, आप निस्वार्थ हो। मतलब आप अपना फायदा ना देख करके किसी और का अगर फायदा हो रहा है तो वहां पे आप उसका साथ दोगे, है ना। और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाती है। तो आपको भी निस्वार्थ बनना है बच्चों, स्वार्थी नहीं बनना है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ना। अगर निस्वार्थ बनोगे तो स्वार्थी कहलाओगे, स्वार्थी नहीं बनना है। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि आप निस्वार्थ कहलाओगे। जी हाँ, आप दूसरे की भलाई चाहोगे, आप भी परोपकार करो सबका। परोपकार का महत्व क्या होता है? परोपकार मनुष्य जीवन का सार है। यह न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि स्वयं को भी खुशी और संतोष प्रदान करता है। परोपकार करने से समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बढ़ता है ना। परोपकार करने से क्या होता है? प्रेम बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है और भाईचारा बढ़ता है, आपसी लगाव बढ़ता है ना। तो ये परोपकार का महत्व है। परोपकार का क्या उदाहरण है? किसी भूखे को भोजन का खिला देना। जी हाँ, अगर कोई भूखा है बच्चों आपके सामने तो आप उसे क्या करो? खिला दो, है ना। जो अगर मान लो भीख मांगने के लिए आया और भूखा है तो उसको खिला दो खाना। किसी प्यासे को पानी पिलाना, ये भी तो परोपकार है। किसी बीमार को सेवा करना, ये भी परोपकार है। किसी गरीब की मदद करना, ये भी परोपकार है। आदि सभी परोपकार के उदाहरण हैं। और आप शेयर कर दोगे तो आप भी हम पे परोपकार कर दोगे, है ना। तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं परोपकार का लाभ क्या है। परोपकार करने से अनेक लाभ है। यह न केवल दूसरों को खुशी प्रदान करता है बल्कि स्वयं को मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। अब यह नहीं सोचना है कि हमें परोपकार करने से सिर्फ दूसरों का फायदा होगा, नहीं, आपको भी। आपको पता है कि आप किसी का अगर हेल्प करते हो और उसका काम जब हो जाता है ना तो आपके अंदर से खुशी मिलती है। क्या मिलती है? अंदर से खुशी मिलती है। और खुशी मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है? आपका जो मानसिक प्रॉब्लम है, जो आपकी मानसिक जो इतना अशांति है, वो शांति हो जाता है। होता है कि नहीं होता? बोले जी सर होता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? परोपकार मानवता का सच्चा धर्म है। ये सभी मनुष्य में होनी चाहिए। हमें अपने जीवन में परोपकार को अपनाना चाहिए, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। परोपकार करके हम न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख दें। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा परोपकार क्या है, कि दूसरों को मदद करना, कैसे करोगे, क्या करना है, परोपकार के क्या लाभ है ना। परोपकार कैसी करनी चाहिए, वो सारा चीज मैंने बता दिया, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं और ये लास्ट रहने वाला है। ये है आपका परिश्रम का महत्व, है ना। अब परिश्रम का क्या महत्व है ये आपको बताना है, इसको लिखना है। ये भी आपका सवाल बहुत बार पूछा गया, 20 में पूछा गया, 23 में पूछा गया है, तो काफी बार पूछा गया है। देखो, परिश्रम जिससे मेहनत भी कहा जाता है। परिश्रम का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, सरल शब्द में बात करें तो मेहनत होता है। सफलता की कुंजी है। जी हाँ, परिश्रम क्या है? सफलता की कुंजी है, सफलता का एक चाबी है। यहां से चाबी जैसे घुमाओगे ना वैसे सफलता आपको पहुंचेगा। तो जैसा चाबी यानी कि जैसा आप परिश्रम करोगे वैसा आपको सफलता मिलेगा। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो परिश्रम जरूरी है मेरे बच्चों। ठीक है, अब यहां पे कुछ बच्चे क्या है? परिश्रम नहीं करते। क्या करते? परिश्रम नहीं करते हैं और कहते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर लीक करवा दीजिए, क्वेश्चन पेपर लीक करवा दीजिए सर, हमारे जो क्वेश्चन है ना एकदम क्वेश्चन भेज दीजिए। अब मुझे ये बताओ कि आपको साल भर क्यों पढ़ाया गया है? आपको साल भर क्यों पढ़ाया गया है? क्या सिर्फ आपको क्वेश्चन दे करके और रट करके और वहां एग्जाम देने के लिए? नहीं, आपके ज्ञान को, आपको तर्क वितर्क करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाया गया है। आपकी याद करने की शक्ति को बढ़ाया गया है। आप किसी से
संवाद करने के तरीके को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे चीजें पढ़ाई गई है। तो अब बताओ, ये परिश्रम करोगे तब तो मिलेगी सफलता। अब जो परिश्रम किया ही नहीं और बोलता हम 2 दिन पढ़ करके टॉप कर गए, ऐसा थोड़ी होता है। वो टॉप थोड़े करेगा, पास कर जाएगा, फर्स्ट कर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बच्चा साल भर पढ़ा है वही जाके टॉप करता है। कुछ बच्चा बोलता है मैसेज करके, सर हम 20 दिन में पढ़ करके टॉप कर सकते हैं। कहीं पे भी आपका बहुत सारे थंबनेल ऐसा मिल जाएगा 20 दिन में पढ़कर टॉप करें। नॉट पॉसिबल बच्चों, नॉट पॉसिबल इतना। क्योंकि आप दे रहे हो बोर्ड एग्जाम, है ना, ऐसा नहीं कि आप टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट में कर सकते हो लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप नहीं कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में क्या है ना, न्यू लॉन्चेस प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप में तर्क वितर्क करने की शक्ति, लिखने की कला अगर आप में नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आप अभी भी अगर तैयारी सही तरीके से करो तो नंबर तो बढ़ा सकते हो अपना नंबर तो अच्छा ला सकते हो। अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने टाउन में अपना उससे तो ज़्यादा नंबर ला सकते हो। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने ब्लॉक का नाम तो कर सकते ही हो, है ना। तो परिश्रम है ना, ये हो गया हम लोग का, चाहे वह पढ़ाई हो या खेल हो, व्यवसाय हो या अन्य क्षेत्र, बिना परिश्रम का सफलता संभव नहीं है। परिश्रम का क्या महत्व है? तो परिश्रम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें अपने अनुशासित बनाता है। सफलता की कुंजी क्या है? तो परिश्रम सफलता की कुंजी है। जब हम किसी कार्य को पूरी मेहनत से, लगन से करते हैं तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। अनुशासन, है ना, परिश्रम हमें अनुशासित बनाता है। जी हाँ, परिश्रम अगर करेंगे तो ये अनुशासन ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। जब हम किसी कार्य को करने के लिए नियमित रूप से प्रयास करते हैं तो अनुशासित हो जाते हैं। निष्कर्ष क्या है कि परिश्रम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सफलता और खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। हमें अपने जीवन में परिश्रम को अपनाना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये था बच्चों, हम लोग को आज आप लोगों को झारखंड का, बिरसा मुंडा का, परिश्रम का महत्व, परोपकार और आपका समय का सदुपयोग मैंने करवा दिया। मुझे आशा है कि आपको हमारा समझाया हुआ बहुत सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को, सभी को जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर देंगे। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं। चूँकि आपको हम तो बता दिए कि परोपकार करना है ना, समय का सदुपयोग करना है, परोपकार करना। मैंने इतने पॉजिटिव बात बताया आज। क्या आज से आप पॉजिटिव नहीं हो पाओगे? मुझे ये बता दो। एग्जाम तो खत्म हो ही जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर एग्जाम के बाद क्या आपको पढ़ना बंद हो जाएगा? बोले ना सर, 11th में जाएंगे वहाँ भी तो पढ़ना पड़ेगा, 11th के साथ साथ 12 में भी तो पढ़ना पड़ेगा सर, फिर उसके साथ साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है, काम करना है तो वो भी तो करना पड़ेगा सर। तो ये तो रुकने वाला नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अभी जब तक जीवन है तब तक आपको काम करते ही रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें जॉब लग जाएगा तो हम बैठे कमाएंगे, बैठे नहीं। जॉब लगने के बाद भी काम होता है और काम होता है तभी लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी बात आपको पॉजिटिव बात समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर देंगे, प्यारा से कमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच।